नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आग जब लगती है तो फिर ये नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है, कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है। ये आग नहीं देखती और शायद इसीलिए अडानी की ये जो आग है, जो शेयर बाजार में लगी है, वो धीरे धीरे आज संसद में पहुंच गई और सामने प्रधानमंत्री हैं। और ये आग की लपटों की आंच ऐसा लग रहा है वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री को जैसे घेर रही हो। और आज जब संसद में हंगामा हुआ, संसद चल नहीं सकी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बड़ी रुसवाई हुई। और कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी जी मातम में हैं। सेबी चुप है, सेबी नहीं बोल रहा। यह भी हैरानी की बात है। प्रधानमंत्री चुप है, समझ में आता है। हो सकता है मातम में हो प्रधानमंत्री, इसलिए चुप हो, हम मान सकते हैं। घर में गमी हो जाती है तो इंसान ज्यादा नहीं बोलता। तो इधर दिल्ली में मोदी की घेराबंदी हो रही है और उधर मुंबई में शेयर बाजार में आज फिर से घेराबंदी अडानी की कंपनियों की हुई है। अडानी को उम्मीद थी आज कि जब शेयर बाजार खुलेगा तो शायद उनकी कंपनियों के भाव थमेंगे, रुकेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसी सुनामी है जिसमें अडानी की हर बड़ी कंपनी, चाहे अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी ट्रांसमिशन हो, अडानी पावर हो, कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं दोस्तों जो आधे से भी नीचे आ चुकी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अडानी को $100 बिलियन का नुकसान हुआ है इन 3-4 दिनों में। और बड़ी बात यह है कि उसके लपेटे में हिंदुस्तान की 2 सरकारी कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और स्टेट बैंक, ये दोनों कंपनियां उसकी जद में हैं, जिसमें हमारा आपका पैसा लगा हुआ है, हर नागरिक का कहीं ना कहीं कमाई का पैसा लगा हुआ है। स्टेट बैंक, सरकारी बैंक, LIC, और इनका हाल बेहाल है। हकीकत यह है दोस्तों कि ऐसा लगता है कि मोदी जी के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझ लिया कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन है फिर कुछ भी हो सकता है। चाहे हम शेयर का मार्केट ऊपर ले जाएं, चाहे हम एयरपोर्ट हड़पने लगें, चाहे हम बंदरगाह लेने लगें, हम जो चाहेंगे करेंगे। पूछने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला कोई नहीं होगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये गलतफहमी शायद मोदी के नजदीकियों को रही है। मोदी है तो मुमकिन है, शायद इस लाइन को गलत समझ बैठे अडानी जी। मोदी है तो मुमकिन है, इस लाइन को LIC SBI वाले गलत समझ बैठे। मोदी है तो मुमकिन है, इस लाइन को सेबी वाले और ईडी वाले गलत समझ रहे हैं शायद। मोदी है तो यह मुमकिन है कि 85% वैल्यूएशन ज्यादा करके भी काम करो। मोदी है तो मुमकिन है स्टैक हेवन जो कंपनीज है वहां शेल कंपनी से फिर अपने देश, अपना ही नंबर 2 का पैसा नंबर 1 का करके उसमें इन्वेस्ट करो। मोदी है तो मुमकिन है। ये बात तो समझ में आ गई, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन फिर जब भ्रष्टाचार का भांडा फूटता है तो बड़ी उस भ्रष्टाचार की सुनामी में बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी सरकारें जाती हुई हमने देखी है विश्व में। अब दोस्तों, टाइगर आज बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक और एक्सपर्ट मैं लेके आया हूं, श्रीकांत मोटक। और श्रीकांत जी पिछले 50 वर्षों से इकोनॉमिक टाइम्स में रहे, बिजनेस टुडे में रहे, बिजनेस इंडिया में रहे, मार्केट समझते हैं, शेयर मार्केट समझते हैं, संपादक रहे, बिजनेस, फाइनेंस और यहां तक सत्ता के समीकरण भी जानते हैं कि कॉर्पोरेट और सत्ता में क्या रिश्ते। वो भी बहुत कुछ बताएंगे, आखिर तक सुनिएगा। लेकिन सवाल मेरे 2 हैं। पहला सवाल नंबर 1 कि अडानी क्या डूबने जा रहे हैं, और अडानी अगर डूबे तो क्या अर्थव्यवस्था भी डूबेगी? फिर LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तमाम सरकारी कंपनियों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? और दूसरा कि अडानी के जो दोस्त हैं मोदी जी, फिर उनका क्या होगा? 2024 का जो चुनाव सर पर आके खड़ा हुआ है और मोदी जी तमाम उलझनों में, मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं, फिर मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी का क्या होने वाला है जिस तरह से वो घिरते जा रहे हैं? आने वाले दिन बहुत अहम हैं सियासत में, कॉर्पोरेट में, और मुझे लगता है ये 2 एक्सपर्ट वो बातें आज कहेंगे, वो बेखौफ बातें बोलेंगे, कहेंगे जो शायद किसी की हिम्मत नहीं हो सकती सच बोलने की। ऐसा सच बोलने की हिम्मत जो टाइगर के पास है या फिर श्रीकांत जी के पास है। मैं आपसे
दिल से कह रहा हूँ, इतनी हिम्मत फिर कोई नहीं कर सकता। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, टाइगर और श्रीकांत के पास सीधे चलते हैं। मेरा सवाल टाइगर ये है कि क्या LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हमारे देश में जितने नागरिक हैं उनके जीवन का बीमा करती है? आज नौबत ये आ गई कि LIC को अपने बीमा करने की जरूरत हो रही है। LIC ने जिस तरह से अडानी को सपोर्ट किया है, भारतीय इतिहास में खासकर कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं देखा गया है। और उधर स्टेट बैंक की भी हालत बहुत नाजुक है। ये जो अडानी का जो बबल है धीरे धीरे ये जो फूट रहा है, आपको क्या लगता है कि LIC स्टेट बैंक को लेकर मोदी सरकार फंसती जा रही है, गिरती जा रही है? यकीनन दीपक भाई, इसमें मोदी सरकार पे तो छींटे आएंगे, क्योंकि विपक्ष से लेके तमाम इवन गोदी मीडिया की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन कई भी बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार भी थे, कई बिजनेस अखबारों ने इस बात पे आए गए, या फिर इंडियन एक्सप्रेस ने लगातार स्टोरीज की है कैसा अनड्यू फेवर उसको मिलता है अडानी को। इसके पहले अब LIC ने इस झटके में करीब करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खोया है। लेकिन LIC ने 18,000 करोड़ खोए ये बताने के बजाय LIC ये बताती है कि हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें 1% ही अडानी है, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं। तो बाकी LIC ये बताए कि अडानी इतना इन्वेस्टमेंट और बाकी किन किन कंपनियों में है, 1% भी है तो कितने कंपनियों में। तो आपका 1% भी अडानी ग्रुप का जो वैल्यूएशन है उसमें 1% भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपका 18,000 करोड़ का लॉस ये कौन जिम्मेदार है, किसी ने नहीं बताया। जब कंपनी लगातार 18,000 करोड़ रुपए कंपनी खो चुकी है, आपको यह पता था कि जो ऑफर प्राइस थी शेयर की उससे भी नीचे प्राइसेस मार्केट में आ गए थे, तो कोई मूर्ख ही होगा कि जब उसको 5 रुपए का जब पानी एक 5 रुपए का कोई बिस्किट का पैकेट मिल रहा हो तो वो जबरन 7 रुपए का खरीदेगा लाइन लगा के। कोई मूर्ख ही आदमी कर सकता है। लेकिन ये क्या कमिटमेंट था? कमिटमेंट था तो किस टाइप का कमिटमेंट था? कोई एग्रीमेंट तो नहीं था। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज टेकन ऑन द प्रॉफिट रिस्क इश्यू। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर करती है कि आपके लॉसेस को कंपेंसेट करेगी, आज उस इंश्योरेंस कंपनी के लॉसेस को कौन कंपेंसेट करेगा? क्या इस देश के टैक्स पेयर का पैसा जाएगा? यदि LIC ये कहती है कि हमने हमारे प्रॉफिट से इन्वेस्ट किया है, तो LIC के पास ओरिजिनल पूंजी कहां से आई? LIC किसी के बाप की थी क्या? LIC में हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा लगा है। LIC हमारे देश की कंपनी है और 145 करोड़ लोगों का हक है LIC पे। यदि किसी को उसका कस्टोडियन बनाया तो उसको यह अधिकार नहीं कि वो LIC का नुकसान उठाने के बाद भी जस्टिफाई करे। और आज पार्लियामेंट में JPC की डिमांड हो रही है, और क्यों नहीं होनी चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये शेयर इशू कैसा भरा गया आखिरी दिन में, ये सारे दुनिया को पता है। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए किन किन लोगों ने पैसा लगाया, ये कौन सा पैसा है बाहर के दुबई के रूट से आ रहा है, उन कंपनियों की भी जांच होनी चाहिए। कहीं वो शेल कंपनियां तो नहीं है इधर से इस हाथ दिया और उस हाथ लिया। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो कई जगह इंडिकेट करती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही या गलत, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यदि गलत है तो सीधा सीधा अडानी सेठ को उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए था, और इससे बढ़िया रास्ता नहीं था। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन आप राष्ट्रवाद का तड़का दे के हिंडनबर्ग ने जो किया वो भारत के विकास पे हमला है, ऐसा एक बेतुका बयान जारी करके आपके भ्रष्टाचार को तिरंगे के नीचे यदि आप ढकना चाहते हैं तो वो कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अडानी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश में, तो अडानी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन बजाज से लेके कई कंपनियां, बिरला से लेके टाटा का है। इन लोगों ने भी इस देश को बनते हुए देखा है। इन्होंने अंग्रेजी के टाइम से ये लोग उद्योग में हैं और लगातार उद्योग बढ़ा रहे हैं। इन्होंने देश को कंट्रीब्यूट किया। अडानी सेठ ने क्या किया? अडानी सेठ ने तो सिर्फ देश से लिया है। कितने बैंकों से लोन लिया? आज मैं बार बार, उस टाइम पे भी मैंने कहा कि सुबह उठ के मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ भगवान से, मैं सनातनी आदमी हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ और मैं भगवान के सामने नतमस्तक होकर कहता हूँ कि भैया इस अडानी को सेफ रखना, क्योंकि अडानी यदि बैंकक्रप्ट होता है, दिवालिया होता है, तो मेरे देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम। भाऊ आप ये क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि अडानी को सुरक्षित रखें, दिन भर आप आलोचना करते हो, अब आप कह रहे हो कि अडानी को भगवान बचा ले, ये आप पूरा क्यों कह रहे हो? दीपक भाई पूरा सुन लीजिएगा। मैं अडानी को इसलिए हानि नहीं पहुंचना देना चाहता या अडानी बैंकक्रप्ट नहीं हो इसलिए प्रार्थना करता हूं कि अडानी के साथ मेरे देश का बैंकिंग सिस्टम बैंकक्रप्ट होगा। मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, आप रास्ते पे आ जाएंगे, मोड़क साहब रास्ते पे आ जाएंगे।
क्योंकि हमारे पास स्विस बैंक इतने पैसे रखने के लिए जगह नहीं है। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेफ जगह समझ के पैसे रखते हैं। आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी भी हमारे औकात के बाहर है, जो उनको मिनिमम डिपॉजिट रखता है। हम तो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, हम तो सरकारी बैंकों वाले लोग हैं। मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा यदि सरकार की देश की सारी बैंक डूब गई तो? जिस देश पे 2,11,000 का करोड़ का कर्जा है, जो देश इस बजट में 11 लाख करोड़ 27 लाख करोड़ आपकी टोटल अर्निंग है, उसमें से 11 लाख करोड़ आप सिर्फ ब्याज अदायगी और कर्ज अदायगी में दे रहा है, वो देश अभी इस बैंक को पैसा देने की ताकत नहीं रखता। जो देश अपने डिफेंस का बजट काट रहा है, जो देश अपने रूरल डेवलपमेंट का बजट काट रहा है, किसानों की सब्सिडी काट रहा है, क्योंकि पैसे की कमी है। बहुत कंजर्वेटिव होते हुए भी आज हमारे पास 18 लाख करोड़ का डेफिसिट है, जो कल बजट हुआ। वो देश में आज कोई चीज डूब जाए तो ये देश सहन करने की स्थिति में नहीं है। इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है। तो हम लोग ऐसे क्या में इसीलिए भगवान से मैं प्रार्थना मनाएं करता हूं। कि अडानी ना डूबे? अडानी डूब गया तो हम सब डूब जाएंगे भाई, क्योंकि इस देश के महारथियों ने, जो देश के कर्णधार हैं हमारे, इन्होंने लॉक स्टॉक बैरल में अडानी के सामने सब अपना धथेला खोल दिया। मैं आता आज हम एक कार खरीदने जाते हैं, आप एक घर खरीदने जाइए, आप एक पर्सनल लोन लीजिए, 4 बार बैंक आके पूछती है आपको। एक इंस्टॉलमेंट नहीं जाने पे बैंक आपका उठा के ले जाती है। अनिल अंबानी दिवालिया हो गया, क्यों अंदर नहीं गया? क्यों उस बैंक अधिकारियों पे एक्शन नहीं होता कि दिवालिया कैसा हो गया? सिर्फ वीडियोकॉन में खोचर जाती है तो बाकी जगह क्यों नहीं जाते ये लोग? मुझे याद है गडकरी जी ने एक बार कहा था पत्रकारों के बीच में कि यदि आप 10,000 का लोन लोगे तो बहुत तकलीफ होती है, 500 करोड़ का लोन लो तो घर आके देती है बैंक, अधिकारी चरण छू के देते हैं। यही देश की स्थिति हो गई है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा लोन उतने आपके हाथ ज्यादा पैसे के पैसे से भरे जाते हैं। भाऊ मैं आपके पास आता हूं। बाकी श्रीकांत जी वहां बैठे हैं, श्रीकांत जी शेयर मार्केट को जानते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को जानते हैं। मुझे लगता है टेक्निकल एस्पेक्ट श्रीकांत जी बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मैं एक आम आदमी की लेमैन की भाषा में जो मैं समझ पाया हूं, वो जो एक्सपोजर मुझे दिखता है, अडानी सेट का जो विड्रॉल होना मार्केट से, अडानी कंपनियों के बॉन्ड्स को इंटरनेशनल बड़े बड़े एजेंसीज ने रिसीव कर लिया, कैश करने को मना करना, बहुत बड़े हमारे देश के साथ में बट्टा लगा है। विकट स्थिति है, बहुत विकट स्थिति है। बहुत ही मतलब घबराहट हो रही है, प्रोग्राम करने में भी घबराहट हो रही है कि होगा क्या, इस मुल्क का क्या होगा। श्रीकांत जी, आपको इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, और मैं जानता हूँ आप अंग्रेजी के पत्रकार हैं और आपके लेख हमने पढ़े हैं और हम लोग बड़े हुए हैं आपके लेखों को पढ़ के। आप फिनेंस को जानते हो, आप हमेशा बिजनेस अखबारों में रहे हो, और मुझे लगता है आपका जो तजुर्बा है उसके आगे अडानी और मोदी दोनों बौने हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो भाऊ बता रहे हैं कि हमें अब कोशिश ये करनी चाहिए कि चलो भाई, नायक है अडानी या खलनायक है जो भी है, लेकिन डूबे ना, क्योंकि अडानी डूबा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस देश में। स्टॉक मार्केट में ही नहीं, जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनियां जिनका पैसा मोदी जी ने, जो ममता बनर्जी कह रही लगवाया था, या स्टेट बैंक का पैसा लगा, LIC का पैसा लगा, तो क्या अडानी अगर डूबा तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी श्रीकांत जी? अगर वो डूबा तो प्रॉब्लम तो होगी। अरे बाप रे बाप, प्रॉब्लम तो हो गई बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काफी पैसे उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से भी लिए हुए हैं। और अभी जैसे वानखेड़े जी ने बताया, तो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल कंपनीज है, आज जैसे CLSA ने मना कर दिया बॉन्ड कोलैटरल लेने के लिए, तो ये सब तो ऑल दिस इज इंडिकेशन कि अडानी कैसे बच पाएगा, क्योंकि कई पेमेंट्स उनके जो है अभी ड्यू हो रहे हैं, इसी महीने में ड्यू हो रहे हैं एक्चुअली। तो वो पेमेंट अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। नहीं, इसका असर मार्केट पे क्या होगा? जो बड़ी कंपनियां हैं, क्या वो सब पर रिपल इफेक्ट एक होगा इसका? मार्केट पे तो ऑलरेडी असर आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन, जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, उसमें 5-6 चीजें हैं। उसमें
एक तो मार्केट मैनिपुलेशन की चीज है, बताया गया है उसमें, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं इन लोग। जी जी दूसरा है कि कई सेबी के वायोलेशंस किए हुए हैं, क्योंकि उन लोग का होल्डिंग जो है वो पब्लिक जो होल्डिंग होना चाहिए 25%, तो और प्रमोटर होल्डिंग जो है उस हिसाब से कम होना चाहिए। तो जी प्रमोटर का होल्डिंग ज्यादा है, और कई कंपनियों में उनका पब्लिक होल्डिंग 25% से कम है। जी, तो थोड़ा चेहरा ऊपर कर लीजिए सर, थोड़ा सा हाँ, चेहरा ऊपर, हाँ बस बस, वेरी गुड। तो हाँ, बहुत वो अच्छा। भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग उनको जो है अगर वो पब्लिक होल्डिंग रेज नहीं कर पाते हैं, और ये इस इश्यू के फेलियर होने से वो करने वाले एक्चुअली। अच्छा, पब्लिक होल्डिंग में भी काफी घोटाला किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज है उनकी, सब्सिडरीज जो है मॉरिशस, कैरेबियन में और यूएई में। तो उनका जो पैसा आता है वो दैट इज बीन शोन एज पब्लिक होल्डिंग एक्चुअली, जबकि वो उन्हीं का है। जी, तो ये इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सच है तो प्रॉब्लम तो है ही। क्या और आप, क्योंकि इतने बरसों से आप कॉरपोरेट को कवर कर रहे हो देश में, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, रतन टाटा हो, या फिर जेआरडी टाटा हो, या फिर बिरला के बड़े बड़े जो चेयरमैन रहे, सबसे सबको आपने कवर किया है। इस तरह का घपला, आपको क्या लगता है कि सरकार की मदद थी, एजेंसियां चुप थी, या एजेंसियों का कनाइवेंस था? मिली भगत दिखती है आपको ऐसा कुछ? नहीं, इनका प्रभाव जो है गवर्नमेंट में काफी है, तो वो तो सब जानते ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और उस वजह से जो है उनके लिए पैसा रेज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, मैं आपसे, क्योंकि जैसे आप सर बिजनेस एडिटर रहे और ऐसा बिजनेस को ऐसा समझते, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं अपने ऑडियंस के लिए। मेरे ऑडियंस, जो हम लोगों के ऑडियंस बहुत कॉमन मैन हैं, आम नागरिक हैं इस देश के। क्या हम्म, एलआईसी और स्टेट बैंक, अगर अडानी की दोस्ती प्रधानमंत्री से नहीं होती, या वो सरकार के करीब नहीं होते, तो जो उनके फंडामेंटल्स हैं, कंपनी जैसे कर्जे पे चल रही है, क्या अडानी की जगह कोई और होता, बॉम्बे का होता या बेंगलोर का होता कोई बिजनेसमैन, तो क्या एलआईसी दिल खोल के पैसा देती? क्या स्टेट बैंक दिल खोल के पैसा देते? क्या सरकारी बैंक पैसा उनको देते? अडानी की जगह कोई और होता? इतना सब पैसा तो नहीं देते। पैसा जरूर देते मगर इतना नहीं देते, जितनी इनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है, उतना पैसा तो थोड़ी जी, देने वाला है। श्रीकांत जी ने जो बात कही, वानखेड़े जी, क्योंकि श्रीकांत जी तो मैं कहूंगा कि पिछले 40-50 साल से मार्केट को देख रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में संपादक रहे, और इन्होंने बड़ी बात कह दी कि भाई अगर अडानी की जगह कोई और होता तो एलआईसी और स्टेट बैंक इतना पैसा ना देती। आपको क्या लगता है टाइगर, कि सारा खेल जो है कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष से हो रहा था? क्या आपको लगता है एलआईसी, स्टेट बैंक, ये सब मोदी के दबाव में थे, अमित शाह के दबाव में थे, सरकार के दबाव में थे, जो इन्होंने आंख बंद करके पैसे दे दिए? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जांच का घेरा आगे चल के इस सरकार पर भी आएगा? बिल्कुल यकीनन सरकार पे आएगा, क्योंकि एलआईसी भी सरकारी कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी है, और सेबी भी सरकार के द्वारा नियंत्रित है। बाकी एजेंसीज क्या कर रही थी? क्या अखबार में खबरें छप नहीं रही थी? एजेंसी चुप क्यों थी? क्या एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले उस कंपनी के बारे में डिटेल जाने जाते हैं, या ऊपर से आकाओं के फोन आने के बाद दिया जाता है? इसमें डबल एज का काम होता है, डबल बैरल का खेल है ये। एक तरफ पॉलिटिकल ऊपर से ये होता है, और फिर अधिकारियों को पैसा भी खिलाया जाता है। ये भ्रष्ट अधिकारी है जो बाकायदा अपना शेयर लेके, और ये भ्रष्टाचार कोचर के मामले में, आईसीआईसीआई के मामले में सारे दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। इसके पहले भी कई बैंक के अधिकारी नपे हैं अलग अलग घोटाले में। ये कैसे फेवर करते हैं, पैसा भी खाते हैं, और ऊपर से उसको मालूम है कि होगा कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं आएगी। थोड़ा आपने जैसा अभी श्रीकांत जी बोल रहे थे कि जो पब्लिक होल्डिंग 25% है वो नहीं है कई कंपनियों में, फिर भी सेबी चुप है।
और ये लोग इसलिए घोटाला कर रहे हैं, ये इतनी इसकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि ससुर जी बैठे हैं वहां पे, दामाद है सरकार के, देश के। जब आपको पता है आपको किसने पाल के रखा है, आप किसके गोद में बैठे हैं, यदि इस देश के प्रधानमंत्री आपके प्लेन में घूमते हैं तो किस माँ की लाल की हिम्मत हो सकती है कि आप पे हाथ डालें? ये देश वो नहीं है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे थे तो लोगों ने चालान किया, बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कभी हमारे देश में हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। हमारे देश में तो प्रधानमंत्री का घर का कुत्ता पालने वाला आदमी भी सीट बेल्ट नहीं लगाए तो उसकी औकात नहीं कि उसको कुछ चालान करे, क्योंकि साहब ये प्रधानमंत्री के कुत्ते को पालता है। इन अधिकारियों के क्या विषाद है? अब जाके सेबी ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी दबी जुबान में, वो भी कंफर्म नहीं कर पा रहे, वो भी मीडिया को नहीं बता रहे, राइटर के हवाले से खबरें दी जा रही हैं। आज एक खबर आई है, आरबीआई के अधिकारी के हवाले, नाम नहीं बताया उसने, लेकिन आरबीआई ने भी सभी बैंकों को बोला कि भैया कितना एक्सपोजर है आपका, कितना पैसा दिया है, जरा हमको बताओ टोटल क्या है अडानी का। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अडानी ने पिछले 5 दिनों में यदि अडानी के स्टॉक 39% नीचे चले गए तो इसमें इंस्टीट्यूट का तो पैसा, चलो ये तो इंस्टीट्यूट इनके कोई बाप का पैसा नहीं है, अधिकारी तो बैठे हैं आराम से, उनकी तनख्वाह कम नहीं होनी है, और जो रिश्वत का पैसा खाना है वो तो वो एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं उस रिटेल इन्वेस्टर की व्यवस्था करता हूं कि जो प्रधानमंत्री के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब इनॉग्रेट करते हैं अडानी जी के लिए, जब अडानी जी को विदेश ले जाते हैं अपने डेलीगेशन में, तो आम इन्वेस्टर का एक विश्वास होता है उस पर, और उस विश्वास का क्या पड़ा। यदि मैं आपको 2 मिनट लूंगा, मैं आपको अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 5 दिनों में 38.2% नीचे आ गया। अडानी पोर्ट्स और एसीजेड में 35.3%, अंबुजा सीमेंट 32.9%, अडानी टोटल गैस 51% शेयर डाउन हो गया, आधा रह गया साहब। एसीसी कितनी बड़ी सीमेंट की कंपनी थी, नामी कंपनी थी, उसका शेयर आज 21% डाउन हो गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी, हमारे बजट में ग्रीन एनर्जी के लिए एक्स्ट्रा सरकार ने फोकस करने के बाद तो ग्रीन एनर्जी के सारे शेयर आसमान को छूने चाहिए थे, लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी 39.7%, ऑलमोस्ट 40% का नीचे आ गया। अडानी विलबियाल 22%, एनडीटीवी 17% डाउन है। भला हो प्रणव राय, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एनडीटीवी 17% डाउन तो नहीं था। ये सिर्फ अडानी का टैग लगने से, ये इनकी खासी, इनकी साख रहेगी है मार्केट में। दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ अडानी। ये एनडीटीवी जो अभी तक किसी और के हाथ में था, 1 महीना इनके हाथ में आया, 17% डाउन हो गया। अडानी पावर 22% और अडानी ट्रांसमिशन 37.2%। टोटल अडानी ग्रुप की जो कंपनियों के नाम लिए उन्होंने 38.7, मतलब ऑलमोस्ट 39% का लॉस किया है, और 7,43,760 करोड़ रुपए डाउन हुए हैं। ये अडानी शेख के पॉकेट से नहीं गए जी, अडानी के पास तो पैसा पहुंच गया शेयर का। अडानी के पास जो गया है वो आम आदमी का पैसा गया है। लोग इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनियों में, देखिए धीरूभाई अंबानी की भी कंपनी थी, वहां पे भी मैनिपुलेशन होता था, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन इतना अंधाधुंध मैनिपुलेशन उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि धीरूभाई अंबानी के कंपनी में जिन्होंने शेयर लगाए उन्होंने कमाया ही है। श्रीकांत जी ने तो धीरूभाई की ग्रोथ अपने आंखों के सामने देखी होगी। लोगों ने रिलायंस के भरोसे अपने बच्चों की शादियां की, बच्चों को पढ़ाया, अपना घर बनाया रिलायंस के भरोसे। रिलायंस ने एक शेयर मार्केट में लोगों का विश्वास जगाया था, मैनिपुलेशन उन्होंने भी किया था, मैं ये नहीं मानता कि वो क्लीन कंपनी है, लेकिन इतना अंधाधुंध मैनिपुलेशन नहीं था। आटे में नमक चल जाता है दीपक जी, नमक का आटा गूंथोगे तो रोटी नहीं बनेगी। ये नमक का आटा गूंद रहे थे क्या? और क्या है, जब आप बाहर से पैसा, मुझे बताइए, अडानी इतनी बड़ी कंपनी है तो अमेरिका से क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आता, जापान जर्मनी से क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आता, कोरिया से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? मॉरिशियस ये पड़ा है तुम्हारे पास वो ऑल जहां जहां टैक्स हेवन है वही की कंपनियों को अडानी बहुत अच्छा लगने लगा है, और जिन कंपनियों ने इनमें शेयर लगाए उनकी वर्थ क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उनकी बैलेंस शीट क्या है, वो क्या काम करते हैं।
अभी कंपनी बनती है और इन्वेस्ट करती है, ये हवाला से पैसा भेज के वही वापस बुलाते हैं वाइट करके। ये गड़बड़ झाला नहीं तो क्या है? और ये देश को मालूम है, एजेंसीज को मालूम है। एक पत्रकार जिसके पास 30-50 हजार रुपए मिल जाते हैं, उस पत्रकार के ऊपर ईडी केस लगा देता है। ईडी ने महाराष्ट्र के 2 मंत्री उठाए, एक सांसद उठाया। एक सांसद और मंत्री के अनिल देशमुख और संजय राउत के जो जमानत मिली, उस जमानत का निर्णय देखिए आप। उसमें कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है ईडी पे कि जिन लोगों पे केस नहीं बनता उनमें केस बना के आपने उनको अंदर डाला है। और यहां केस बनने के बाद भी ईडी अडानी नाम का, अडानी शब्द भी देखना नहीं चाहती कागज पे। ये देश का सिस्टम है। इस अमृत काल की बात कर रहे हैं हम। अमृत तो पी गए अडानी जी। और जो हालाहाल विष है वो मेरे देश के गरीब जनता, जो गरीब इन्वेस्टर्स है, बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने ये सोचा कि मेरी बेटी आज 12 साल की, या 8 साल में मैं अडानी के पैसे दुगने हो जाएंगे, मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा। उसने अपने पीएफ से पैसा निकाल के अडानी में लगाया होगा। आज उसकी बेटी की शादी छोड़िए, उसके के लिए पैसा नहीं मिलता है उसमें से। तो हालाहाल तो वो पी रहा है इस अमृत काल में। कौन से अमृत काल की बात कर रहे हैं हम? जी श्रीकांत जी, भाऊ ने, टाइगर ने काफी सवाल उठाए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये तो ठीक है कि इस देश में पहले भी रिगिंग हुई है, हर्षद मेहता का कांड हुआ, केतन पारिक का हमने कांड देखा कि केतन पारिक ने कैसे 10 कंपनियों के भाव बढ़ा दिए थे, जिसमें एक अडानी एक्सपोर्ट भी था, अडानी की भी एक कंपनी थी, उसमें जांच वगैरह भी हुई थी। आपको क्या लगता है कि पिछले 7-8 साल से, मैं बहुत ईमानदारी से जवाब चाहूंगा, कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के जो करीब होते हैं, जो गुजरात लॉबी के करीब होते हैं, उन पर सेबी और इनकम टैक्स और ईडी उनसे डरती हैं? आप वैसे देखने जाओ तो इतने 15-16 लोग जो है पैसा लेके चले गए यहाँ से, उसमें से आप देखने जाओ तो कम से कम 50% जो है वो गुजरात के हैं। जी। तो इससे आप देख सकते हो कि उनके करीब जो है, जो पावर के करीब जो है, तो उनके लिए तो कोई नियम ही नहीं है। नियम सब जो है वो हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है एक्चुअली। तो ये तो फैक्ट है, इसको तो कुछ ये कोई नई बात नहीं है। ये ऐसा ही चला हुआ है पिछले 7 साल के अंदर। और वैसे देखने जाओ तो आप हर एक इंस्टीट्यूशन जो है, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अगर उसमें आपको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। यू हैव टू बी लकी टू गेट जस्टिस एक्चुअली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक फेवरिज्म हुआ, और उस फेवरिज्म में अडानी का जो बिजनेस मॉडल था वो डेट मॉडल था, कर्जा वो लेते गए, अपना व्यापार बढ़ाते गए, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग थी तो बहुत कम थी, एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह में थी। तो क्या एक ऐसा मॉडल था ये जिसको कहीं ना कहीं, अगर उसका सप्लाई चेन या कहीं ना कहीं कोई बैंक नाराज हो गया या कहीं कोई डिफॉल्ट हो गया, तो ये एक ऐसा बिजनेस था जो ताश के पत्तों पर खड़ा था, एक ऐसा बिजनेस था कि अगर जरा सा भी मतलब इमारत हिली, जैसे हिंडनबर्ग ने हिलाया या किसी स्विस कंपनी ने हिला दिया या सिटी ग्रुप ने हिला दिया या किसी और बैंकर ने कहा कि अब हम इनको लोन नहीं दे पाएंगे, तो क्या ये कमजोर इमारत पर बहुत बड़े सपने दिखाए जा रहे थे जो अडानी कर रहे थे? देखिए, ये इनका जो पूरा बिजनेस जो है वो पूरा कमोडिटी बिजनेस है। और कमोडिटी बिजनेस के हिसाब से उनको जो वैल्यूएशन मिल रहा है उनके शेयर्स को, वो कई 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 गुना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अदानी एंटरप्राइज का जो वैल्यूएशन है 168 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। 168 ऐसा प्राइस रेशियो तो सिर्फ अमेजोन और बड़ी बड़ी जो इनोवेशन बेस्ड कंपनी, डिजिटल इनोवेशन करती है, एप्पल वगैरह जो है, ओनली उसी टाइप की कंपनीज को मिलता है। पर आप
इनका तो पूरा कमोडिटी बिजनेस है और सिक्लिकल बिजनेस भी है। जब साइकिल चलती है तो ऊपर जाता है, तभी उस वक्त में भी उनका वैल्यूएशन इतना नहीं हो सकता है। और हम उनका अगर बैलेंस शीट भी देखे तो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट हाई एक्चुअली, कि जी ऐसा इतना धांसू वैल्यूएशन उनको मिले। जी तो ये तो है ही, ये इतना ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी समझने की बात है। जी, क्या कहानी? ये कहानी ये है कि ये जो फंड्स वगैरह जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं एक्चुअली? ओनली ऑन दी गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये जी, कुछ भी करेंगे तो वो हो जाएगा एक्चुअली। कि इनकी कंपनी में उतना दम नहीं है जितने दमदार इन्होंने शेयर का दाम कर दिया था, आप ये दाम कहना कर चाह रहे दिया, बराबर। हैं? जी जी जी, यहीं पर खेल छुपा हुआ था और जो खेल खुल गया है आज। अब मैं टाइगर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आज जो संसद में जिस तरह से संसद चल नहीं पाई और सुबह सुबह इतना शोर शराबा हुआ और संसद को बार बार ठप करना पड़ा, आपको लग रहा है कि 2024 के फाइनल से पहले मोदी अब घिरते जा रहे हैं और जिससे दोस्ती कही थी उसी दोस्त ने ही मोदी को कहीं ना कहीं एक ऐसी खाई में ले जा रहे हैं कि जहां मोदी बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं? कम से कम उनकी जो साख है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम तो ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी देख रहा था उनका जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा था, हम देख रहे थे जो निर्मला सीतारमन संसद में बोल रही थी, संसद में कहा कि भाई कॉरपोरेट करप्शन को भी हम दूर करेंगे, हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, वहां भी हम ईमानदारी लाएंगे। और मोदी की सरकार ईमानदारों के प्रति समर्पित है, समर्पित है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी की साख पर बट्टा लगा है? बिल्कुल लगा है, क्योंकि मोदी जी के समय ये हुआ है। मोदी जी के गुड बुक्स में लोग हैं, वो हुआ है। मोदी जी जिनको विदेश यात्रा पे डेलीगेशन में बार बार ले जाते हैं, उनके लिए हुआ है। अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट जो मिलते हैं अडानी जी को, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समर्थन होता है, उसको मिला है। क्यों नहीं मिला है? विपक्ष बार बार अडानी अंबानी का नाम लेते थे, उसमें अडानी जी फेल हो गए। लेकिन क्योंकि मोदी जी को यह लगता है कि यदि उनके पास समर्थन है, क्योंकि निर्मला सीतारामन जी ने यह कहा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर सकती है, स्थिर सरकार। स्थिर सरकार में क्या भ्रष्टाचार भी स्थिर होता है? कि आप भ्रष्टाचार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कुछ नहीं होगा? भ्रष्टाचार एक बलून जैसा होता है दीपक भाई, यदि उसको छोटा कांटा लग गया तो कब बस्ट हो जाएगा पता नहीं, भड़ाम करके फूटता है और नीचे आ जाता है। मोदी है तो मुमकिन है, शायद इस लाइन को गलत समझ बैठे अडानी जी। मोदी है तो मुमकिन है इस लाइन को एलआईसी एसबीआई वाले गलत समझ बैठे। मोदी है तो मुमकिन है इस लाइन को सेबी वाले और ईडी वाले गलत समझ रहे हैं शायद। मोदी है तो यह मुमकिन है कि 85% वैल्यूएशन ज्यादा करके भी काम करो। मोदी है तो मुमकिन है स्टैक हेवन जो कंपनीज है वहां शेल कंपनी से फिर अपने देश अपने यहाँ अपना ही नंबर 2 का पैसा नंबर 1 का करके उसमें इन्वेस्ट करो। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो समझ में आ गई, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन फिर जब भ्रष्टाचार का भांडा फूटता है तो बड़ी उस भ्रष्टाचार की सुनामी में बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी सरकारें जाती हुई हमने देखी है विश्व में। आज जो सुनामी आई स्टॉक मार्केट में, उसको मोदी जी क्यों नहीं रोक पाए? मोदी जी का नाम वहां क्यों नहीं चल पाया? नहीं चल पाता। मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी ने एक बात कही थी, एक बात आपने जो कही थी, खाने नहीं दूंगा ना खाऊंगा। मोदी जी ने यह बात बिल्कुल कही थी, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपके कार्यक्रम में। मोदी जी ने यकीनन ये कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसी बात पे वो अड़िग भी है। लेकिन मैं सिलेक्टेड लोगों को खिलाऊंगा, ये बात उन्होंने कही थी जो शायद आपने नहीं सुनी। इसीलिए सिलेक्टेड लोगों में अडवाणी जी आते हैं और उन्हीं को खिलाया जा रहा है। अंतिम सवाल, समय हो रहा है। श्रीकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट अब हो गई है, और जैसा कि टाइगर ने कहा कि हम तो प्रार्थना करेंगे कि किसी तरह से मामला सुलझ जाए, क्योंकि अगर ये मामला अडानी का और शेयर मार्केट का और पूरे फाइनेंस का और एलआईसी का, स्टेट बैंक का, अगर ये गहरा गया तो देश मुश्किल में फंस जाएगा।
आपको क्या लगता है कि रिकवर करना क्या बहुत मुश्किल है? क्या इसमें समय लगेगा? देश इस प्रॉब्लम से बाहर निकले? समय तो लगेगा ही, क्योंकि फिर इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, और हमारे सेविंग्स इतने नहीं है कि जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ आना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग्स चाहिए, और वो अगर आपके पास सेविंग्स उतने नहीं है तो आपका ग्रोथ के ऊपर उसका असर तो पड़ेगा ही। जो हमारे जी। पास है, हमारे पास हमारे सेविंग्स जो कम पड़ते हैं वो बाहर से आते हैं, तो वो गैप पड़ गया तो फिर इस 7 और 8% की जो बात कर रहे हैं वो उस टाइप का ग्रोथ आएगा ही नहीं। वो फिर 2 या 3% पे आ जाएगा, उससे भी कम शायद आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो अभी बहुत सी चीजें हैं। ये खाली नेशनल मामला नहीं है, इंटरनेशनल मामला भी है, क्योंकि जिस तरह से वो बाहर के उनकी जो सब्सिडरीज, उनके जो बड़े भाई जो है विनोद अडानी। वो अडानी, उन्होंने जो पूरा नेटवर्क जो सेटअप किया है, और उनके दुबई पास से। पैसा कहाँ से आता है उसके सोर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं है, एंड दैट मनी इज बीइंग लॉन्डर्ड हियर। द लॉन्डरिंग इज अ मेजर इशू एक्चुअली, क्योंकि लॉन्डरिंग, वो पैसा कहाँ से आता है, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डज इट हैव, उसके पीछे क्या कुछ is this money coming from shell companies, but what is the background of those companies actually? Shell companies तो है, shell companies के पास पैसा आता है जो यहाँ पर आता है, पर shell companies के पास किसका पैसा आता है? Are those legitimate investors? टाइगर, जो श्रीकांत जी ने कहा कि ये देश की अब प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि एक ऐसा मामला जो दुनिया के आगे इस वक्त चर्चा है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, दुनिया के जो बड़े अखबार हैं, हर जगह हेडलाइन आ रही है अडानी को लेके, क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 अमीर बनाना चाहते थे मोदी जी। आपको क्या लगता है कि मोदी को अब जांच करनी पड़ेगी या मोदी जांच से पीछे हट जाएंगे? नहीं, जांच करनी पड़ेगी। भले ही जांच अपनी गोदी लोगों से करवा के क्लीन चिट दिलवाए, लेकिन जांच जरूरी है, क्योंकि मोदी जी पूरे विश्व भर में बोलते हैं कि हमारे देश में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। जब हम पूरे विश्व के इन्वेस्टर को हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बुलाते हैं, तो हम नॉन करप्ट रेजिम लाने की बात करते हैं। मोदी जी के तमाम विदेशों के भाषण सुनिए, उसमें वो कहते हैं कि करप्शन इतिहास हो गया, अब नॉन करप्ट गवर्नमेंट है, अब सब सिस्टम में चलने वाला काम है, आप आइए, भारत एक संभावना की भूमि है। यदि भारत भ्रष्टाचार की भूमि हो गई और भारत के उद्योगपति के जो शीर्ष उद्योगपति जो विश्व के पहले 3 लिस्ट में चला गया था, पहले तीनों में चला गया था, जो बहुत बड़ा एक ऐसा उद्योगपति जिसके डूबने से पूरा भारत डूब सकता है, यदि उस उद्योगपति के बॉन्ड्स एक्सेप्ट करना इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज ने बंद कर दिए, तो ये यकीनन भारत के क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पर सवाल है। आने वाला भविष्य भारत का अंधकार में हो सकता है यदि बाहर के सब इन्वेस्टर्स ने भारत को बनाना रिपब्लिक समझ लिया। यहाँ सब फ्री फॉर ऑल है, कुछ भी करो, $2 लगाओ और $200 का बता दो, सब चल जाता है। क्योंकि बाहर आज भी लोगों में प्रामाणिकता है, उद्योग जगत में थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आटे में नमक डालो भाई, नमक का आटा मत गूंथो। और ये सिर्फ भारत में ही संभावना है, और जो हो रहा है हो गया है। जी भाऊ, आप आए और श्रीकांत जी आए, आप लोगों ने जिस तरह से रोशनी डाली कि भाई जांच तो मोदी जी को करनी पड़ेगी, क्योंकि देश के प्रेस्टीज का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। अडानी दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बनने जा रहे थे, वो सपने टूटे हैं, कहाँ फिसलते फिसलते 15वीं पोजीशन पे आ गए। तो ये सारी चीज़ों को देखकर मोदी जी को जांच तो करानी पड़ेगी, और सामने चुनाव है, सुपर फाइनल है 2024 में, समय ज़्यादा नहीं है। आखिरी बजट और आखिरी बजट पर जिस तरह से ग्रहण लगा अडानी का, वाकई मोदी कहीं ज़्यादा मुश्किल में दिखते हैं। आप दोनों आए, आपने रोशनी डाली, प्रकाश डाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।